याद करवाने की भी आवश्यकता नहीं कि 3 मिनट में अपना वक्तव्य पूर्ण करना है। हम याज्ञवल्क्य गट से ही शुरू करेंगे। मुनीत जी हैं क्या? ताई मुनीत जी नहीं जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, अगला विश्वक्सेन जी हैं ताई। हाँ, विश्वक्सेन जी। ताई प्रणाम। प्रणाम। मेरा आयु के अवस्था के अनुसार देश भर में विद्या केंद्रों की संख्या का अनुपात कैसे होगा? तो इसमें मैंने 2 तरीके से इसको सोचा है। पहला तरीका है कि हमारे उत्पादन जो है पूरा जनसंख्या के 70% के आसपास उत्पादन में लगेंगे और 20% लोग जो है व्यवसाय और वितरण में, और 5% लोग जो सेवाओं में लगेंगे, परिचर्या में लगेंगे ऐसे, और 5% लोग ज्ञान के क्षेत्र में काम करेंगे। ये हमारा ये था। इसको अगर मैं रखूं तो मुझे लगता है कि 5 से 10 साल की जो आयु है, इस आयु के बच्चे जो हैं सभी के लिए ये एक शिक्षा ग्रहण करना एक सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजली ये सबके लिए मैंडेटरी होना चाहिए। हाँ, हाँ। तो 5 से 10 साल के लिए मान लीजिए हमारे 100 विद्या केंद्र हैं, और 10 साल से आगे ऊपर 11 से 20 साल के लिए हमारे पास उसके 100 है अगर, तो ये 10 बनेंगे। और 21 से ऊपर के जो आयु है, 21 से मान लीजिए 25 या 25 से भी आगे जो भी होंगे वो 5 होंगे। तो ये जो अनुपात होगा 100, 10 और 5 या 20 को ये कर लेंगे तो 20, 2 और 1। 20, 2 और 1। हाँ, ठीक। ये अनुपात रहेगा। 5 से 10 साल का 20 होगा, और 11 से 20 साल का 10 होगा, और 21 साल से ऊपर के जितने हैं उसके लिए 1 होगा। अच्छा। ये एक अनुपात अगर हम तो मतलब क्या हुआ, 11 से 20 के जो आयु के लोग हैं, फिर उनका कहाँ पे शिक्षा होगा? वो उत्पादन केंद्रीय शिक्षा होगा, वो जो घर में होगा, या उत्पादन केंद्र उनके शिक्षा के लिए व्यवस्था करेंगे। तो ये एक मेरा ये था। अगर उत्पादन केंद्र हमारे सेंटर में नहीं है तब क्या परिस्थिति होना चाहिए? ये दूसरा एक पक्ष है, अनुपात क्या होना चाहिए? तो 5 से 10 में अगर 100 है, उसके आगे हम 11 से 20 को 2 भाग में ले सकते हैं। जो प्रचलित है कि 11 से 16 और 16 के ऊपर 17 से 20 और 21 से 25, ये रेशियो में आधा हो जाएगा 11 से 20 के लिए। तो ये 100 है 5 से 10 के लिए, तो 11 से 16 के लिए वो 50 हो जाएंगे, और उसका आधा हो जाएगा 17 से 20 के लिए, उसका आधा हो जाएगा, मतलब वो 25 हो जाएंगे, और 21 से आगे के लिए फिर से वो 5% हो जाएंगे। क्योंकि जो 21 के आगे होंगे वो ज्ञान के क्षेत्र में ही रहेंगे, और उनके लिए इन डेप्थ स्टडी होगा जो, उसके लिए 5% ही काफी है।
हम्म उससे ज्यादा होना जरूरी नहीं है। हम्म अगर हम ऐसे देखें तो ये दो भाग में उसको मैंने हम्म एक किया, तो अनुपात कम ही होते जाएंगे, जितने भी उच्च शिक्षा होंगे वो बहुत कम ही रहेंगे। और हम्म ऐसे दो तरीके से मैंने सोचा है ताई कि हाँ ठीक। 3 मिनट हो गए क्या? हाँ ताई, हो गए। हो गए हाँ। केवल मैं आधा मिनट लूंगी। दो मेरे सुझाव हैं इसको, इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए। एक, आपने केवल विद्यालयीन शिक्षा इसका ही विषय सामने रखा। हाँ। हमने आयु की हर अवस्था के लिए कहा था, तो वह गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक की होती है। हम्म। इसलिए इसका विचार करना चाहिए कि इसके लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी और उसका अनुपात कैसा रहेगा। अनुपात का केवल एक अर्थ आपने रेशियो कहा, लेकिन उसके और भी आयाम हो सकते हैं। तो विद्या केंद्र अभी जो प्रचलित शिशु अवस्था से लेकर, नहीं शिशु भी नहीं, बाल अवस्था, किशोर अवस्था और विवाह पूर्व युवावस्था, इतने का ही आपने विचार किया है। शेष सभी अवस्थाओं का भी विचार करना चाहिए। इतना इतना एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा आगे कभी देखेंगे। इसका विचार करके आप इस विषय को जरा अधिक विस्तृत और अर्थपूर्ण बनाइए। ठीक ठीक, है ताई। आगे। हम्म जी ताई, अगला नाम प्रीति जी का है, वो नहीं जुड़े हैं। अच्छा। अगला नाम ताई मेरा ही है। हाँ जी। तो मैं शुरू करता हूँ। ओ, मेरा ओ, और विश्वक सेन जी का कुछ कुछ हाँ। एक जैसा विषय था। विषय भी एक जैसा है क्या? तो मेरा विषय ताई था कि 150 करोड़ की जनसंख्या हेतु विद्या केंद्रों की संख्या कितनी होनी है। हाँ। तो इसमें ताई मैंने दो आयामों में मैंने इसको सोचा है। एक हम्म, तो जब हम पूरी जनसंख्या की बात करते हैं तो एक हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, वो जनसंख्या को माने व्यवस्थित करने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था है। वो प्रशासनिक व्यवस्था तीन खंडों में हम देख सकते हैं। तीन मुख्य खंड और भी हैं, लेकिन तीन मुख्य खंड, एक राज्य का लेवल है, एक जिले का लेवल है, गांव का लेवल है। हाँ। तो मेरा पहला थॉट तो ऐसा था कि हमारे 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हाँ, वो एक लेवल हो जाएगा हमारा। हर राज्य में कम से कम एक उच्च शिक्षा का केंद्र तो होना चाहिए। और ऐसा हम समझ लें कि माने अनुपात सबका बराबर ही समझें तो 36 उच्च शिक्षा केंद्र ऐसा होना चाहिए। हमारे यहाँ देश में जिले जो हैं वो करीब 800 हैं। तो 800 जिलों के लेवल पे हम माध्यमिक शिक्षा की बात सोच सकते हैं। और गांव के लेवल पर हम प्राथमिक और माध्यमिक दोनों मिला के, माने गांव और जिला मिलाकर ऐसा हम सोच सकते हैं। गांव हमारे यहाँ करीब 6 लाख, जो मैं डेटा बोल रहा हूँ वो 2011 के सेंसस के हिसाब से बोल रहा हूँ, करीब 6 नहीं, लाख गांव। हमने तो 150 करोड़ दे ही दिया है। हाँ, तो हाँ। उसको जो जब हम विद्या केंद्र खोल रहे हैं जो 150 करोड़ के लिए है, उसका एक तरीका तो देखने का प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार हम उसको देखें। और राज्यों के स्तर पर उच्च शिक्षा करीब 36, 28 प्लस 8, जिलों के स्तर पर माध्यमिक शिक्षा करीब 800 और गांव के स्तर पर 6 लाख। हाँ, ऐसे नंबर्स मेरे सामने आए जब मैं उस व्यवस्था में देखा। फिर मैंने जनसंख्या का आधार लेकर उसको सोचना शुरू किया। अभी जनसंख्या हमने 150 करोड़ को भी मैंने एक बार क्वेश्चन किया कि 150 करोड़ ठीक है कि नहीं हमारी जनसंख्या। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन करी तो मेरे कैलकुलेशन में 175 करोड़ आया 2064 तक, है ना। नहीं ठीक, नहीं ठीक है। गिनती सरल मैं आ होने रहा के हूँ ताई लिए उस पे। 150 मैं करोड़ किया। हाँ। मैं आ रहा हूँ ताई उस पे, क्योंकि वो मैंने मैं नंबर तो बोल सकता हूँ, है ना। हाँ। प्राथमिक और माध्यमिक 31 लाख हाँ। विद्यालय हमारे होने चाहिए। हाँ। हाँ। अर्थकरी शिक्षा के लिए हमारे कुल 8 लाख विद्यालय होने चाहिए।
उच्च शिक्षा के लिए करीब 45 विद्यालय होने चाहिए और आजीवन शिक्षा के लिए करीब 1500 से 2000 विद्यालय हमारे होने चाहिए। ये नंबर्स हैं। हाँ, ये नंबर्स कैसे आए हैं ये समझना जरूरी है। इसीलिए वो कैलकुलेशन में जो हमने अजम्पशंस हैं हमारे, वो जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम वैलिडेट नहीं कर सकते कि ये नंबर ठीक है कि नहीं है ना। हाँ, तो जब मैंने 175 करोड़ का आंकड़ा लिया और फिर मैंने जो सेंसस में आयु के अनुसार नंबर्स हैं, माने हमने देखा कि 0 से 15 वर्ष तक करीब 27% की जनसंख्या है। माने हम 47 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। इन 0 से 15 में हमको प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हमको किसी रूप में शुरू करने हैं। हर विद्यालय में 150 बच्चे अगर हम रखें तो हमारा 31 लाख का आंकड़ा आता है। 150 क्यों रख रहे हैं कि हर कक्षा में 15 बच्चे और 10 कक्षाएं ऐसी रखें तो 150 बच्चे हर कक्षा में, तो 31 लाख का आंकड़ा हमारे पास आता है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए। ऐसे ही उच्च शिक्षा, जिसमें मैं अर्थकरी शिक्षा भी ले रहा हूँ और उच्च शिक्षा भी ले रहा हूँ। उच्च शिक्षा माने अनुसंधान कर रहे हैं, अर्थकरी शिक्षा माने अपने व्यवसाय में, व्यवसाय माने वो 64 कलाएं। हाँ, वो 64 कलाओं में हम जा रहे हैं। तो इसमें जो हमारी प्रतिशत है जनसंख्या की, वो करीब 25% है। माने हम 45 करोड़ 44-45 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। और इसमें अगर हम 90% लोग जो है वो अर्थकरी शिक्षा में जाएं और 10% उच्च शिक्षा में जाएं, तो हम 40 करोड़ लोगों को अर्थकरी शिक्षा देना चाहते हैं। उन 40 करोड़ लोगों को अगर हम 64 कलाएं सिखा रहे हैं, मैंने ये बहुत बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशन है, मैंने 64 ऐसे विषय हैं, जिन अर्थकरी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम बताना चाह रहे हैं। और हर कक्षा में 500 लोग माने हर कक्षा माने हर कला के लिए हर विद्यालय में 500 लोग ऐसे रखें तो 8 लाख नंबर हमारे पास आता है। अर्थकरी शिक्षा के लिए 8 लाख कुल विद्यालय होने चाहिए। उच्च शिक्षा 10% है, 4.5 करोड़ लोगों को हम देखना चाह रहे हैं। तक्षशिला का एग्जाम्पल लें तो 10,000 छात्र हर विद्यालय में रहेंगे, तो 45 ऐसे विद्यालय देश भर में हमको चाहिए। हाँ, और आजीवन शिक्षा का जो प्रतिशत है जनसंख्या के हिसाब से करीब 36%। मैं 36% जो मैंने 30 से ऊपर और 60 से नीचे ऐसे लोगों को अगर हमने टारगेट करना है, तो 63 करोड़ लोगों को हमने टारगेट करना है। और तो 63 करोड़ लोगों को, लेकिन ये आजीवन शिक्षा है, तो मैंने सोचा इसको जिला स्तर पर अगर हम लें, हाँ, और इसको मैनेज करें, तो भी हमारे पास 800 से 1000 आजीवन शिक्षा के विद्यालय हमको खोलने ही पड़ेंगे, क्योंकि 800 जिले तो हैं। हाँ, और वहां से हम इसको मैनेज करें, लेकिन ये जनसंख्या बहुत ज्यादा है। 63 करोड़ लोगों को जो आजीवन शिक्षा के केंद्र हमको खोलने हैं, तो ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। सो 31 लाख, 8 लाख, 45 और 800 या 1000, ऐसा करके सही कुछ संख्याएं आई हैं। अच्छा, हाँ, इट्स अ 6 मिनट हो वास्ट गए सही। नंबर। हाँ, 6 मिनट हो गए सही। आपने प्रीति जी का ले लिया। हाँ। हाँ, अभी ठीक है। आजीवन शिक्षा के बारे में अभी भी थोड़ा विस्तार से, माने विस्तार से नहीं, थोड़ा ये करना चाहिए कि हमको किन लोगों के लिए कैसे विद्यालय चाहिए। थोड़ा तो आपने किया ही है, परंतु ये आजीवन शिक्षा वाला है, वो थोड़ा और विस्तार से करना, परंतु जरा अधिक अधिक इट हैज बिकम मोर मैकेनिकल। खैर, संख्या ही था, तो ऐसे ही आएंगी सही। संख्या था, इसलिए ऐसे ही आएंगे। हाँ, ऐसे ही आएंगे। ठीक बात है। चलो, ओ, गणित बहुत अच्छी है। आगे आगे संदीप। भृगु में संदीप जी और मधुसूदन जी रहे ना अभी। मेरा नंबर है सही। ओ, बोलो। राम विद्यापीठ का तकनीकी शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा? मेरे को यह बिंदु मिला है। बोलो। आवाज बहुत धीरे आ रही है संदीप जी। हाँ, सबसे पहले यह था कि तकनीक जो है वो मनुष्य के जीवन को सरल
सुखमय उत्पादकता बढ़ाते हुए समृद्धि कारक हो, इसके लिए होती है। तो इसको जब हम करते हैं तो सृष्टि के जितने भी तत्व या कृति है, उनके अस्तित्व पर संकट न हो, यह भाव हमारा होना चाहिए। उसके साथ में सांस्कृतिक, आर्थिक, ज्ञानात्मक रूप से विकसित हो, ऐसी तकनीक हमारे को करनी है। तो उसके लिए सबसे पहला ध्यान में आता है कि सारे कामों को करने के लिए यंत्र चाहिए होंगे। तो यंत्र कैसा हो, क्या हो, कैसे चलेगा, तो यंत्र विवेक भी होगा। तो यंत्र हमारा रिप्लेसमेंट नहीं है, मनुष्य का रिप्लेसमेंट नहीं है, मनुष्य के सहयोगी होंगे। तो ये यंत्र किससे चलेंगे? तो अभी तो सारा कुछ हम भौतिक ऊर्जा पर निर्भर हो गए। प्राणिक ऊर्जा जितनी थी, उसको हमने लगभग काम में लेना बंद ही कर दिया है। तो ये सारे बातें ध्यान में रखते हुए हमारा तकनीकी शिक्षा का स्वरूप तय होगा। तो उसके लिए कुछ मुख्य आयाम जैसा ध्यान में आया वो लिखे और सोचे कि भारत की प्राचीन तकनीक का अध्ययन करना है, जिसके आधार पर 1800 ईस्वी तक हम समृद्धि के शिखर पर थे। जैविक उत्पादन हेतु जो तकनीकी प्रक्रिया है, उसका अध्ययन, प्राकृतिक कपड़ा और वस्त्रों के ऊपर हमारा शिक्षण, प्रकृति की अविरोधी भवन निर्माण प्रक्रिया एवं उसकी सामग्री की पहचानना और विकसित करना, फिर प्राणिक ऊर्जा पर आधारित नए यंत्रों का विकास और उनका उपयोग कैसा होगा। जल बड़ी समस्या है, तो जल प्रबंधन कैसा, उसकी तकनीक कैसी, उस जल प्रबंधन के अनुसार शहर, नगर और गांवों की जो रचना है, उस पर कार्य, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाली तकनीक और अनुसंधान, ये विशेष रूप से इसका ऊंचा आयाम होगा। फिर वर्तमान की जो रास की तकनीक है, उससे बाहर आने की पद्धति और विकल्प, अलग अलग तकनीकी शाखाओं का निर्धारण करना और उन पर अध्ययन, अनुसंधान, विकास और उसका उपयोग पर कार्य, आयु की अवस्था अनुरूप तकनीकी ज्ञान का पाठ्यक्रम निर्माण करना और व्यवसाय, उत्पादन, उद्योग के अनुसार तकनीकी शिक्षा के विभिन्न वर्ग बनाना, इस प्रकार से मोटे तौर पर चिंतन किया। हाँ, बहुत अच्छा है। 2-3 मुद्दे ही इसमें केंद्रवर्ती हैं। एक, वर्तमान टेक्नोलॉजी का क्या करें, दूसरा भारतीय टेक्नोलॉजी की संकल्पना का विकास करना कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, फिर शस्त्र, अस्त्र, यंत्र, वाहन, ये जो 4 बातें हैं, उनका स्वरूप और उनको बनाने की पद्धति कैसी होगी, शस्त्र और अस्त्र कैसे बनेंगे, यंत्र कैसे बनेंगे और वाहन कैसे बनेंगे। ऊर्जा का प्रश्न तो है ही, इसलिए प्राणिक ऊर्जा का प्रयोग करते हुए ये सारा कैसे बनेगा, उत्पादन केंद्र कैसा होगा, इसका भी विचार करना होगा। और टेक्नोलॉजी के आधार पर उद्योग कैसे चलेंगे, उत्पादन, उद्योग में उत्पादन और वाणिज्य कैसा चलेगा, क्योंकि वाणिज्य में वाहन व्यवहार या माने परिवहन तो आता ही है, परिवहन है तो सड़कें आती है, ये सारी बातें हैं। फिर सड़कें, बांध और नहरें और ये जो सारा है, तो परिवहन वाला विषय भी इसमें आएगा। तो आपके मुद्दे एकदम सटीक हैं, थोड़ा विस्तार करने की आवश्यकता है। 3 मिनट के समय में इतना ही हो सकता है, ये भी सही है। हाँ, आगे मधुसूदन जी। भाई, मधुसूदन जी का कोई विषय नहीं था हमारे सूची में। हाँ, नहीं था, मुझे लगता है था। अच्छा, नहीं, मैंने बात भी की थी मनोज जी से, कल ही बात की थी कि ये
मेरा गलती से या तो रह गया है या कुछ रहा है उसका। फिर मैंने मनु जी या आपने नहीं मधुसूदन जी को कुछ राहत दी है करके ऐसा भी नहीं बता। नहीं, मैं कह सकती हूँ कि टाइप करना रह गया होगा। बाकी मधुसूदन जी का विषय मुझे याद है। तुषार भाई के नाम से एक विषय लिखा हुआ था, वो तो नहीं था? नहीं वो नहीं था, वो तुषार भाई का ही था। अच्छा। नहीं मैंने नहीं कहा था। नहीं, हाँ लिखा लिखा था, वह टाइप करते समय रह गया होगा, ये हो सकता है। मनु तो जी ने आपने अपना मनु विषय जी ने ले आपको, लिया। आप बता दीजिए, मैं अगर अभी कहने में सक्षम होऊंगा तो मैं बात रख दूंगा तो। नहीं, आपने आपने अपना विषय नहीं चयन कर लिया। तो कर लीजिए, अभी भी कर लीजिए, 3 मिनट हैं एक्सटेम्पोर, जो भी विषय, जो विषय पर जो भी कहना है। मैं सूची में देख लूं ताई, फिर मैं बाद में रख दूं विषय, या क्रम में ही रखना है? ठीक है, दे सकते हैं, इतनी छूट दे सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। जी। भाई तुषार जी नहीं जुड़े हैं, राजेंद्र जी हैं अगले। हाँ, राजेंद्र जी। हाँ, राम राम। हम्म, 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 कैसे होगा? हम्म, 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 ठीक ठीक है। हो। हम्म, तो कल्पना कल्पनाशीलता का अधिक अवलंबन करना पड़ेगा जब हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं होते, जानकारी नहीं होती, आर्काइव्स नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तब हमको कल्पना का अवलंबन करना होता है, और वो करना, उसके ऊपर भी भरोसा रखो। ऐसा करके हमें इस विषय को आगे बढ़ाना होगा।
ठीक। आगे श्वेत केतु के कौन है? मेहुल भाई है, गौरी जी हैं और केसरी जी हैं। भाई नाम अगला जो है वो नूपुर जी का है। नूपुर जी का। हाँ, नूपुर जी जुड़े नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट भेजा है। जो अच्छा। उन्होंने अपने टॉपिक पे लिख के भेजा है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं आज। तो उनका कुछ साधना वर्ग है, साधना का समय है इनका 6:30 बजे का प्रतिदिन का, वो उनका कमिटमेंट है। तो इसलिए वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपना एक डॉक्यूमेंट भेजा है। आप कहें तो मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ, नहीं तो आगे चल सकते हैं, आगे जैसा लगता आगे है। बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी। लेकिन अगला नाम हमारी केसरी जी तो का। हमेशा हमेशा ये बैठक 6:30 बजे ही होती है। हाँ ताई, वो पिछले 2-3 बार में अपना साधना छोड़ के जुड़े हैं। लेकिन वो जब छोड़ते हैं तो उनका व्यक्तिगत रूप में थोड़ा बड़ा परेशानी होती है। हाँ हाँ, तो वो आज नहीं जुड़े ठीक। हैं, लेकिन लिख के भेजे हैं कुछ। अगला नाम केसरी जी का है ताई। केसरी जी। प्रणाम ताई। मेरा विषय था राम विद्यापीठ में प्रवासी कार्यकर्ताओं का अनुपात कैसा रहेगा। ताई मैं जब सोच रहा था तो मुझे पहले देख रहा था कि प्रवासी कार्यकर्ता किन किन पक्षों के लिए चाहिए हमें। तो मुझे 2 प्रकार के पक्ष दिखाई दिए। एक तो पक्ष था हमारा शैक्षिक पक्ष, दूसरा था हमारा व्यवस्था पक्ष। मैंने कोई विद्यापीठ हो उसको चलाने के लिए हमें इस प्रकार के 2 पक्षों की आवश्यकता मतलब मेरे को आया, मतलब चिंतन में आया। तो जैसे शैक्षिक पक्ष है तो उसमें भी 2 पक्ष दिखाई दिए, और व्यवस्था पक्ष में भी 2 पक्ष दिखाई दिए। शैक्षिक पक्ष में एक पक्ष था हमारा शिक्षा और दूसरा था पाठ्यक्रम। वैसे ही व्यवस्था के लिए 2 प्रकार के पक्ष दिखाई दिए, एक आर्थिक, दूसरा उसका प्रशासन। तो इस प्रवासी कार्यकर्ता की इन 4 या ये कहूँ कि 2 पक्षों के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा मुझे ध्यान आया। तो फिर मेरा जो था कि प्रवासी कार्यकर्ता किस अनुपात में हो, तो उस अनुपात को भी जब मैंने तोड़ के देखा तो हमें शैक्षिक पक्ष है उसमें कहाँ से किस किस संगठनों से हमें आवश्यकता पड़ी भी हमें दिखा, मतलब मेरे विचार में आया। तो मैं देखा कि शैक्षिक पक्ष के लिए हमें एक तो पुनरुत्थान विद्यापीठ, एक हमने उसके वर्गीकरण किया, दूसरा वर्गीकरण किया मैंने संतों के रूप में, क्योंकि संतों का सानिध्य मिलता रहे। और तीसरा मुझे दिखा एक विद्वत परिषद जो हमारी बनी हुई है, तो कि वो ना कहे तो कि वो है तो हमारा पुनरुत्थान विद्यापीठ से ही मार्गदर्शन या जो समाज के प्रबुद्धजन है वही लोग रहने वाले हैं, लेकिन उसके रूप में मुझे दिखा एक विद्वत परिषद के रूप में। ऐसे ही व्यवस्था पक्ष में भी मुझे 3 वर्गीकरण दिखा। एक रहा हमारा वही पुनरुत्थान विद्यापीठ, दूसरा रहा जो राम जन्मभूमि न्यास है उनमें से एक, मतलब एक वर्गीकरण दिखा। तीसरा मुझे इस व्यवस्था पक्ष में वर्गीकरण दिखा राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का। तो इन को अनुपात के रूप में देखे तो मुझे 3:1:1 इस रूप में दिखा। जैसे शैक्षिक पक्ष में देखें तो जो पुनरुत्थान विद्यापीठ है उसका 3 अनुपात रहेगा, और संतों का 1 अनुपात रहेगा, और विद्वत परिषद का 1 अनुपात रहेगा। उदाहरण के लिए हम देखें कि हमें 10 प्रवासी कार्यकर्ता की आवश्यकता है शैक्षिक पक्ष के लिए, तो 6 लोग रहेंगे, 6 कार्यकर्ता रहेंगे जो पुनरुत्थान विद्यापीठ की तरफ से रहेंगे, 2 उसमें संत रहें और 2 हमारी विद्युत परिषद में से रहें। तो इस प्रकार से एक चीज दिखी। ठीक वैसे ही व्यवस्था पक्ष के अंदर देखें तो मुझमें उसमें भी 3:1:1 दिखा। तो पुनरुत्थान विद्यापीठ के जैसे वही उदाहरण के रूप में 10 लोग लें, व्यवस्था पक्ष के लिए भी हम 10 प्रवासी कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़े तो 6 लोग हमारे पुनरुत्थान विद्यापीठ के जो विभिन्न योजनाओं में जुड़े हुए हैं, आचार्य अध्ययन योजना हो सकती है, कालिदास जो भी हमारे प्रकल्प चल रहे हैं, कालिदास जीवन विकास अध्ययन योजना हो सकती है, त्रिवर्ग पुरुषार्थ हो सकता है, कुटुंब शिक्षा हो सकती है, उनमें से हम उनको चिन्हित करें और उनके यहाँ देखें हम। तो वो 6 लोग हो और 2 लोग न्यास जो उनको लिए तय करता है, जो कहते हैं नॉमिनेट करे उनको, वो लोग हो सकते हैं, और संघ से भी 2 लोग 2 कार्यकर्ता के रूप में हम देख सकते हैं। तो मुझे इसमें ये अनुपात 3:1:1 पूरे रूप में इसको दिखा था जी। ये ठीक है, मेरी कल्पना में की जाएगी। ठीक है, ठीक है। आगे मेहुल भाई। प्रणाम ताई। नमस्ते। मेरा विषय है राम विद्यापीठ में सरकार की और उद्योगपति की क्या भूमिका होगी। तो मैंने ताई सोचने का प्रयत्न किया है, सोचने का प्रयत्न किया है। तो जो भी समझ में आया है वो हिसाब से
कि सरकार का एक तरह से हमारा जो पूरा विद्यापीठ है वो स्वायत्त है, बट फिर भी सरकार की भूमिका में हमको कानूनी वो उनका केयर टेकर की तरह, और केयर टेकर सिर्फ कानून के तौर पे, अभी कानून के तौर पे वो केयर टेकर की भूमिका रहेगी कि जो जैसे हमें परमिशन जो है वो हिंदू एक्ट के तहत नहीं चाहिए, हमें राष्ट्रीय एक्ट के अंडर में हम इसमें ऐसा कुछ प्रावधान हो कि जैसे अभी आज के समय में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल एक्ट, ऐसे नहीं, जब हिंदू पर्सनल तो वो एक सिर्फ हिंदू के लिए ये रह जाएगा, परंतु भारतीय राष्ट्रीय एक्ट के तरह हमको ये उनका कानूनी सुरक्षा प्रदान। दूसरा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट, वो शुरू में तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब में वो आज के समय में हम कैसे वो करें, तो उसके संदर्भ में गवर्नमेंट जॉब में जो राम विद्यापीठ के पढ़े हैं या कुछ छात्र रहे, क्योंकि हमारा राम विद्यापीठ ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ राम विद्यापीठ में पढ़े होंगे, कोई यूनिवर्सिटी आया होगा, कोई कुछ ना कुछ तो किया होगा और राम विद्यापीठ से जुड़े हैं कोई ना कोई विषय के साथ, तो उनको वरीयता मिले, तो क्या होगा, लोगों को थोड़ा रहेगा, हाँ नहीं ये यहाँ है, तो उनको भी इनडायरेक्टली प्रमोशन ये होगा, कभी नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये करना चाहिए। ऐसे ही उद्योगपति है, तो उद्योगपति का कभी जो भूमिका है, एक उनका भूमिका में क्या आएगा, कभी परमिशन और कानूनी सुरक्षा हो गया सरकार की, और उद्योगपति से हमें 2 चीज चाहिए, जैसे एक है फंड, है ना, तो फंड हम ऐसे तो हम वो नहीं करेंगे, इसकी आर्थिक जिम्मेदारी समाज की है, परंतु समाज जब देंगे तब देंगे, बट कंपनियों में CSR फंड है जो कानूनी तौर पे 2% जो अभी कुछ मतलब कहाँ खर्च होता है ऑलमोस्ट सबको मालूम है, तो CSR फंड में गवर्नमेंट कुछ प्रावधान करे कि भाई हाँ कुछ परसेंटेज हम राम विद्यापीठ में अगर देते हैं तो उनको थोड़ा और वो प्रमोट करे कुछ ना कुछ तरीके से, तो इनडायरेक्टली उद्योगपतियों से हमको राम विद्यापीठ के लिए फंड मिलेगा। दूसरा जो आजकल फैशन है, ये एक तरह से देखे कि पूर्ण रूप से सैद्धांतिक से सही नहीं होगा अभी, परंतु व्यवहार तो शुरू करते हैं, जो क्या जो बड़े लोगों को देखते हैं कि अच्छा ये लोग ऐसा करते हैं तो हमको भी ये करना है, तो उद्योगपति अपने बच्चों को मतलब कंपनियों में फंड भी हो और अपने बच्चों को कहीं ना कहीं उनसे जोड़े, तो जब लोगों को जानने में आएगा तो वो भी थोड़ा 3 मिनट हुए हैं। अच्छा सिर्फ इस कारण, तो ये भी एक उनका ये रोल हो सकता है, और साथ साथ में जब कंपनियों में एम्प्लॉय का जो जरूरत है, हम विद्यापीठ का एम्प्लॉय से नहीं बनेंगे, बट फिर भी अगर एम्प्लॉय में हाँ विद्यापीठ का सेम जो मैंने पहले बताया, तो ऐसे अगर वरीयता मिलेगी तो लोग अपने आप जुड़ेंगे, और हो सकता है कि भी दुकान में, मेरा शब्द शायद वो योग्यता नहीं है, बट जो बोलते हैं मॉल में आने तक कुछ भी हो, हाँ 100 में से 10 लोग बहुत प्रामाणिक और निष्ठापूर्वक जुड़ेंगे मिनिमम, बट 10 लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे तो 5 साल 10 साल 20 साल में उनकी संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है ठीक है, हो चलो एक अंतिम रहा ना, नहीं गौरी जी और बाद में मधुसूदन जी। जी जी प्रणाम ताई, मेरा विषय था राम विद्यापीठ में बालिका महिला शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा। तो मेरी सोच इस प्रकार गई सबसे पहले कि जब ये राम विद्यापीठ है तो सीता देवी का क्या था, किस प्रकार का शिक्षा मिला उनको, फिर सीता देवी के गुण कैसे थे, फिर उन्होंने लव कुश को कैसे परवरिश किया, फिर उन्होंने अपना स्वधर्म कैसे निभाया, और उनका चरित्र कैसे और अन्य महिलाओं को कैसे प्रेरणा देती है, तो इसको मैंने आधार में बैठे चिंता किया। फिर बेसिकली मैंने बालिका के इसमें ये देखा कि 4 मेजर आइडियाज है। आधारभूत में भारतीयता का परिचय,
और उसमें पुरुषार्थ हो, अध्यात्म हो, श्लोका, पूजा विधि, साइंस बिहाइंड आवर प्रैक्टिसेस, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ नारी इन भारत, देवी और देवी के गुण, ये सब भारतीयता का इसमें मैंने देखा। फिर कैरेक्टर बिल्डिंग में सीता जी को मुख्य रूप से रखे, फिर वहां से बाकी भी हमारे जो मुख्य रोल मॉडल्स जैसे हम किसको ले सकते हैं, फिर स्त्री का महत्व राष्ट्र के लिए क्या है, समाज के लिए क्या है, घर के लिए क्या है, फिर खुद को वो किस रूप से उनको देखना चाहिए, नॉट एज अ एम्पावर्ड पर्सन, कैसे वो अपने आप को उनको देखना है, नॉट एज अ वुमेन एक्टिविस्ट बट टू सी द प्राइड इन बीइंग अ वुमन, उस दृष्टि से। फिर दैहिक लेवल में कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी क्या होता है, या होम रेमेडीज, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स एंड बौद्धिक स्किल्स ऑल्सो। तो ये तो आप ग्रंथ में जिस तरीके से हम लोगों ने एज वाइज इंद्रियों का क्या करना है, बौद्धिक क्या करना है, इस प्रकार से उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए भी मेरे को मुख्य यही 4 एरियाज में देखना है। लेकिन बालिका के इसमें उनको ज्यादा एक्सपोजर और थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनके बारे में इस पद्धति से हम इस दृष्टि से हमको पाठ्यक्रम और पद्धतियां निर्माण करने हैं। और महिलाओं के लिए ज्यादा आचरण में कैसे लाया जाए, फिर भारतीय प्रैक्टिसेस का रिसर्च करना कि क्यों, इसका साइंस क्या है, इसका एक उनके आचरण के आधार पे वो कैसे रिसर्च करके एक कन्विक्शन ला सकती है समाज में, उस तरीके का पाठ्यक्रम और पद्धतियां मैं देखती हूँ। टॉपिक्स यही हो सकते हैं, ब्रॉड कैटेगरीज यही हो सकते हैं, लेकिन बालिका और महिला में ये मैं अंतर देख रही हूँ कि इनमें आचरण और रिसर्च और रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, बाकी लोगों का भी अनुभव लेके कैसे वो रिफ्लेक्शन करके उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बच्चों को बड़ा करने में, हो सकता है, या पाक शास्त्र 3 में मिनट भी। हुए हैं। तो ये मेरा मेन था। आपने रोका नहीं, इसलिए मैंने सोचा उसको थोड़ा विस्तार करते हुए, वैसे तो इतना ही था मेरे को कहना। चलो, अच्छी बात है। चलिए मधुसूदन जी। ताई मैं दूसरे लोगों का विषय चयन नहीं कर पाया हूँ, आप मेरा विषय ही बता दीजिए। मैं उसी पर मैंने जो लिखा था वो ये था कि राम विद्यापीठ के अंतर्गत हमें कितने प्रकार के गुरुकुलों की आवश्यकता पड़ेगी। जी, प्रकार के अगर गुरुकुलों की बात करें तो जो मैंने पढ़ा है, जो समझ पा रहे हैं, नगर गुरुकुल, ग्राम गुरुकुल, गृह गुरुकुल, जो गुरुकुल संकल्पना में जो समझा है, और वास्तव में केवल पढ़ा है, जो केवल पढ़ा है, जी पढ़ा है इसीलिए नहीं, लेकिन इतने गुरुकुलों की वास्तव में आवश्यकता रहेगी और इतने बाइफरकेट करने की जरूरत है। हाँ, जो गुरुकुल संकल्पना में जो बाकी बच्चे हैं वो मैं याद कर लूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, अगर हाँ समय समय मेरे पास होता तो मैं क्यों रखे ये भी बता देता, गुरुकुल संकल्पना के अलावा। हाँ हाँ, तो बताइए ना, बताइए। नगरों का चिंतन और ग्राम का चिंतन आज के समय में जो जिस दृष्टि से रखा गया है, उस दृष्टि से अगर देखते हैं तो नगर और ग्राम गुरुकुल एक जैसे ही है, लेकिन जो भारतीय दृष्टि में नगर और ग्राम की संकल्पना अलग अलग है। ग्राम लक्ष्मी के आधार पर उत्पादन केंद्र है और नगर वितरण केंद्र के आधार पर देखे गए हैं। तो उनके गुरुकुलों की संकल्पना और वो अलग अलग प्रकार इस दृष्टि से हमें देखने पड़ेंगे और इसी दृष्टि से आगे उनको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे तकनीकी गुरुकुल हैं तो उनका दृष्टिकोण भी अलग होगा। तपोवन गुरुकुल जो आचार्य निर्माण का काम करेंगे, वैसे गुरुकुलों की संकल्पना और उनका पाठ्यक्रम, उनकी व्यवस्था भी अलग अलग रहेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं मैं उनको क्रम में नहीं बिठा पाऊंगा अभी, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है उसको, ठीक लेकिन है। ये संकल्पनाएं इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का ही गुरुकुल अगर करेंगे तभी। जी हाँ
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मेरे लिए कितना समय है मनु भाई? 3 मिनट है। लो देखो, आप लोगों ने ज्यादा ले लिया। हाँ, तो ठीक है। अब आप कल्पना करो कि यहाँ जो ऑनलाइन उपस्थित हैं, ये लोग साथ में बैठकर आमने सामने राउंड टेबल अपना अपना मुद्दा प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके ऊपर चर्चा होती है। तो ये चर्चा कितना समय तक चलेगी और फिर उसमें एक दूसरे के साथ भाव प्रतिभाव साध प्रतिसाद कैसा होगा, आप कल्पना करिए। हो सकता है क्या कि एकदम से वाद विवाद, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा है, ऐसा हो सकता है क्या? वो भी देखिए, कल्पना करिए कि ये कैसा होगा। तो चर्चा, हम कहते हैं ना कि वादे वादे जायते तत्वबोधः। जितनी हम अधिक चर्चा करते हैं उतना हमें विषय अधिक अच्छी तरह से समझ में आता है। तो एलिमिनेशन भी होता है, कुछ अनुपयुक्त संकल्पनाएं दूर हो जाती हैं और कुछ एडिशन भी होता है, समृद्ध भी होती हैं हमारी कल्पनाएं, और इस प्रकार से तत्वबोध बढ़ता है। इसलिए इस प्रकार की चर्चा की बहुत उपयोगिता है, आवश्यकता है। दूसरी बात है कि मूल मुद्दा क्या था? बड़ा सोचो, बड़ा व्यापक सोचो, इसलिए हमारी संख्या लाखों में आएगी, फिर हमारे शिक्षकों की संख्या ऐसे ही लाखों में आएगी। इतने असंख्य प्रकार के विषय रहेंगे, विभिन्न स्तर रहेंगे, विभिन्न स्थानों के संदर्भ रहेंगे, ऐसे इतनी अधिक, जिसको वैरायटी कहते हैं, वो सारी बातें हमको एक साथ ध्यान में लेनी पड़ेगी जब हम बड़ा सोचेंगे। तो बड़ा सोचना बहुत आवश्यक है। ये मेरा दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है, हमने जो कुछ तय किया है, आजीवन शिक्षा, सार्वत्रिक शिक्षा, अर्थनिरपेक्ष शिक्षा, उसके साथ जुड़ा हुआ अर्थकरी शिक्षा, स्वायत्त शिक्षा और भारतीय ज्ञान धारा की शिक्षा, ये जो सारे मापदंड हमारे हैं, मानक हैं, इनको एक साथ लागू करना। एक साथ क्यों? स्वायत्त करेंगे तो आर्थिक का क्या होगा, आर्थिक का करेंगे तो आजीवन का क्या होगा, आजीवन का करेंगे तो सार्वत्रिक का क्या होगा। ऐसे सारे जितने भी हमारे प्रमुख मापदंड हैं, मानक हैं, संदर्भ हैं, उन सबको एक साथ सामने रखना। ये तीसरा बिंदु रहा। चौथा है भारतीय संकल्पना, माने सभी जितनी भी बातें हम कह रहे हैं वो गृहीत है कि भारतीय ही है। तो आज जो चल रहा है वो गृहीत है कि अभारतीय ही है, पद्धति भी, व्यवस्था भी, ज्ञान भी, सब कुछ अभारतीय है। तो हमारा ये सारा जो है भारतीय होना चाहिए। इस दृष्टि से प्रचलित व्यवस्था को पूर्ण रूप से, प्रचलित जो संकल्पना है और व्यवस्था है, उसको पूर्ण रूप से छोड़कर हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से अपनी कल्पना को स्पष्ट कर सकते हैं, इसको विचार करना, इसका निरूपण करना, ये चौथा मुद्दा हुआ। और पांचवा मुद्दा है, मैं कभी कभी कहती हूँ, कभी कभी क्या अक्सर कहती हूँ कि हम कल्पना करो कि हमें अंग्रेजी भाषा का अल्फाबेट का ए भी नहीं आता है। अंग्रेजी जैसी भाषा कुछ इस विश्व में अभी अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसी कल्पना करके अपना चिंतन शुरू करो तो क्या होगा? अंग्रेजी संदर्भ, अंग्रेजी व्यवस्था के संदर्भ हम लेंगे ही नहीं, टर्मिनोलॉजी हम लेंगे ही नहीं। देखो, शब्द भले आ जाए, कंक्लूजन क्या है वो आ जाए तो कोई बात नहीं, हम समझेंगे वो भारतीय भाषा का ही शब्द है, ऐसा समझेंगे। तो शब्द भले ही आ जाए,
हम समझ में न आए ऐसे भारतीय शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, एकदम से समझ में आए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, परंतु संदर्भ और विचार ये दो पूर्ण रूप से भारतीय होना ये आवश्यक है, ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य है। ये पांचवा मुद्दा सब कुछ भारतीय होना, और छठा मुद्दा है प्रचलित व्यवस्था से कुछ सहायता, प्रचलित मॉडल माने सरकार, कॉरपोरेट सेक्टर, फिर अभी यूनिवर्सिटी, उसके सारी टर्मिनोलॉजी, ये पांचवें मुद्दे में ये भी आ गया, परंतु विशेष रूप से कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम उसी की पैदाइश है, उसी का हमें अनुभव है, उसी को हम भुगत रहे हैं, इसलिए उससे बाहर आकर विचार करना कितना कठिन होता है इसका अनुभव तो हम कर ही रहे हैं, परंतु फिर भी प्रयास पूर्वक इससे बाहर आना और फिर विचार करने की शुरुआत करना ये अत्यंत आवश्यक है। इतने 6 मुद्दों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो भी संकल्पना का विकास होगा वो सम्यक रूप से होगा। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस चर्चा से मुद्दे कैसे प्रस्तुत करना, विचार कैसे करना, कल्पना कैसे करना, इसका बड़ा अभ्यास हो रहा है। कुछ बातें तो हमारी जो प्रस्तुत हुई उसमें से कुछ तो मूल्यवान है, उनको रख कर उनको विकसित करना चाहिए, कुछ बातें छोड़ने जैसी हैं, वो छोड़कर हमारे चिंतन को परिष्कृत करना चाहिए। ये बातें भी हमें इसी चर्चा करते करते ही ध्यान में आती हैं, इसलिए हमें ये करना चाहिए। अंत में 3 मिनट हो गए हैं, मैं जानती हूँ, परंतु आप छूट ले लेते हैं तो मैं भी थोड़ी छूट ले लूंगी। इस बार की चिट्ठी में काफी सारे लेख हैं, वो हमारे इन सारे मुद्दों को उजागर करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, सामाजिक व्यवस्थाएं और विवेक, ऐसा एक लेख है। दूसरा है विद्वज्जन, अभिजन और बहुजन की शिक्षा, ये अनुपात के लिए और समाज स्थिति का आकलन करके वर्गीकरण करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। अर्थनिरपेक्ष शिक्षा और विद्या क्षेत्र का, शिक्षा क्षेत्र का योगक्षेम, ऐसा भी एक विषय है, और समष्टि धर्म का विस्तार, ऐसा भी है, और एक है चतुर्दश विद्यास्थानम और ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति, ऐसा एक विषय है। पंडित सातवड़ेकर जी का तो अर्थकरी शिक्षा, अर्थनिरपेक्ष शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी ऐसा लेख है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप चिट्ठी के इस अंक के सभी विषयों को जरा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो राम विद्यापीठ की संकल्पना को स्पष्ट करने में और विकसित करने में और प्रस्तुत करने में बहुत सहायता होगी। अभी इतना ही, अगली बार त्रयोदशी को मिलेंगे तब और विचार आगे करेंगे। अपना इस प्रकार का जो सत्र रहता है, उस सत्र के बारे में आपके अभिमत क्या है? बहुत अच्छा, ऐसी अपेक्षा नहीं है, ठोस कुछ आपके अभिमत चाहिए, आप गट पर रख सकते हैं। अभी पूर्ण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार।